हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज फ्रिक्शन के लेक्चर में कुछ हम इलस्ट्रेशंस लेंगे बड़े इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले मैं एक इजी क्वेश्चन से शुरू करता हूँ कि मान लीजिए ये ग्राउंड है, ये एक इंक्लाइन सरफेस है जो कि हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री का एंगल बना रही है और यहाँ एक पुली फिक्स्ड है। ठीक है, और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है। इस पुली से धागा इस पर बांध दिया इधर और इधर से एक ब्लॉक लटका दिया। अच्छा, यहाँ से एक धागा लिया, इस पुली पर से होकर जा रहा है और इधर एक ब्लॉक रखा है, उसके साथ इसको बांध दिया। इसका मास मान लो 15 kg, इसका मास मान लो 10 kg और इसका मास मान लो 25 kg है। म्यू बिटवीन दिस ब्लॉक एंड दिस inclined surface is suppose half and this surface is suppose smooth। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशंस इन स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स कौन सी हैं भाई? तो एक तो यहाँ से चली और यहाँ ख़त्म, तो इसमें जो टेंशन होगा इसको मैंने T1 कहा और एक स्ट्रिंग यहाँ से चलकर और इस ब्लॉक के साथ अटैच्ड है, इसमें टेंशन मैंने T2 कहा। अब मैंने FBD बनाना शुरू किया तो इसका वेट 25 G नीचे एक्ट होगा और इसके वेट के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इधर अलोंग द इंक्लाइन 10G sin 37 और एक इधर 10G cos 37। ये इसका वेट 10G हुआ करता था जिसको मैंने हटा दिया और FBD में मैं इसको 10G cos 37 कितना होता है ये 0.8880 है ना, तो ये 80 है और इधर लगेगा 10G sin 37 कितना होता है ये 0.6 इंटू G 60, तो ये लग रहा है 60 न्यूटन। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन 80 न्यूटन हो जाएगी क्योंकि परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन तो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तो इसके चलने की टेंडेंसी इधर है। मान लो कि इसका एक्सेलरेशन इधर A है, तो इसका भी एक्सेलरेशन A ऐसा होगा, इसका भी एक्सेलरेशन A ऐसा होगा। अब फ्रिक्शन किधर लगेगा? तो फ्रिक्शन यहाँ रफ सरफेस है तो एक फ्रिक्शन फोर्स ऐसा लग रहा है। कितना लगेगा फ्रिक्शन फोर्स? तो मैंने कहा कि अगर एक्सेलरेशन निकालना है मतलब मोशन हो रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, तो ये μN होता है, तो ये 1/2 इंटू 80 से ये 40 न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ फ्रिक्शन 40 न्यूटन लग रहा है। अब दो तरीके हैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो आप इस पूरे को सिस्टम मान लो, तो 10 kg प्लस 15 kg प्लस 25 kg तीनों ब्लॉक चल रहे हैं एक्सेलरेशन A से। नेट ड्राइविंग फोर्स कौन सा है? ये वाला है 250 न्यूटन 25 G। 250 न्यूटन इधर और बैकवर्ड डायरेक्शन में, एक ही 40 और एक ही 60, मतलब 100 रोक रहा है, इधर तो कोई रोक नहीं रहा, तो 100 रोक रहा है और 250 इसको चलाना चाहता है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा? नेट ड्राइविंग फोर्स 250 माइनस 100 डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम 25 प्लस 25 50, तो ये कितना आ जाएगा 150/50 मीन्स 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ये इक्वेशन कैसे बनती है पूरे सिस्टम वाली, तो देखो अपन अलग अलग एफबीडी कंसीडर करके 3 इक्वेशन बनाते हैं, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 25G माइनस T2 इज इक्वल टू 25 इंटू ए। इसके लिए क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1 माइनस 100 इज इक्वल टू 10 इंटू ए। ये 100 mg साइन 37 और 40। और इसका एफबीडी कहता है कि इस पर एक ही फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टली, वेट तो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस्ड है, तो T1 अकेला इसको चला रहा है 15 को एक्सेलरेशन ए से। अब इन तीनों का अगर सम कर दूं तो मुझे क्या इक्वेशन मिलती है, तो T1 से T1 कटा, T2 से T2 कटा, ये 250 माइनस 100 यानी 150, और यहाँ टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन, तो इससे एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें डाल दो तो T1 कितना आ जाएगा, 45 न्यूटन, और इसमें डाल दो तो ये हो जाएगा 75, 250 माइनस 75, 250 माइनस 75 मतलब 175 न्यूटन। इस तरह से ये एक्सेलरेशन निकालने के लिए पूरे सिस्टम का इक्वेशन बनाना फ़ायदेमंद होता है, और टेंशन निकालने के लिए फिर ब्लॉक्स के एफबीडी आपको अलग से बना लेना होगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें क्या समझने का था कि इसमें एफबीडी कैसे बनाना है, और इसके वेट का ये कंपोनेंट और फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगा, मोशन का अपोजिशन करेगा। ठीक, अगली सिचुएशन देखिए। एक इंक्लाइन प्लेन है, मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं ले रहा, मैं थीटा m1 m2 इस टर्म्स में समझाना चाह रहा हूँ। और इसका मास है मान लीजिए m1, और इसके पीछे एक और ब्लॉक है, इसका मास है मान लीजिए m2। इसका म्यू है कम, मान लो μ/2, और इसका म्यू यहाँ ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और ये अगले वाले ब्लॉक और इसके बीच में फ्रिक्शन कम है। तो क्या होगा, क्या ये साथ में चलेंगे या ये आगे वाला भाग जाएगा, क्या होगा? तो देखिए अपन ने पढ़ा था कि इसका एफबीडी बनाया जाए तो इसको mg साइन थीटा तो नीचे की तरफ पुल करता है, और ऊपर की तरफ म्यू mg कॉस थीटा इसको रोकने की कोशिश करता है। तो इसका एक्सेलरेशन mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा डिवाइडेड बाई m से g साइन थीटा अपॉन g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ऐसा आ जाएगा। मतलब ये मास पे डिपेंड नहीं करता है एक्सेलरेशन, ठीक है, म्यू पे डिपेंड करता है। हाँ, म्यू ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, तो यहाँ पे म्यू ज़्यादा है तो इसका एक्सेलरेशन कम होगा, और इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो ये भाग जाएगा। और अगर मैं मान लो उल्टा कर दूँ मामला, क्या करा मैंने, इसको मैंने 2 म्यू कर दिया। अब इसका एक्सेलरेशन कम होगा, ये पीछे से धक्का देगा कि भाई चलना, मुझे भागना है, मेरा एक्सेलरेशन तो ज़्यादा होना मांगता, तो दोनों के बीच में मांडवी हो जाएगी, और बीच का कोई एक्सेलरेशन से ये दोनों एक साथ चलेंगे। ये धक्का देता रहेगा और ये रुकने की कोशिश करेगा, अरे यार धीरे चलना भाई, ये बोलेगा अरे भाई थोड़ी स्पीड बढ़ा यार, एक्सेलरेशन बढ़ा थोड़ा, इस टाइप से। मतलब इनके बीच में जो है ना नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होगी, ऐसी। आगे वाला m1 पीछे वाले को रोकने की कोशिश करेगा कि भाई धीरे चल यार, और पीछे वाला बोलेगा कि मेरे नीचे तो फ्रिक्शन कम है, मेरे को तो ज़्यादा तेज चलना है, तो धक्का देगा m1 को m2 कि चल भाई। तो आपको फाइंड करना है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स and accelerations of blocks। तो
दोनों चूँकि साथ में आने वाले हैं, ये हम समझ चुके हैं। एक्सेलरेशन मान लीजिए इनका कॉमन एक्सेलरेशन ए है। अब फ्रिक्शन इसके नीचे से भी लगेगा, हाँ लगेगा, इसके नीचे से भी लगेगा, हाँ लगेगा, जो कि इनको रोकने का कोशिश करेगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इधर कितना फोर्स लगेगा? इसका कंपोनेंट होगा एक m1g साइन थीटा, और उसका भी एक कंपोनेंट आएगा इधर एक m2g साइन थीटा। नॉर्मल रिएक्शन इसकी m1g कॉस थीटा, तो ये फ्रिक्शन को मैं F2 कहूँ और इस फ्रिक्शन को मैं F1 कहूँ, तो F2 कितना होगा? म्यू m2g कॉस थीटा, और F1 कितना होगा? 2 म्यू m1g कॉस थीटा। ऐसी बात बनी। और नॉर्मल रिएक्शन को मैंने कहा ये है n। अब अगर मैं एक्सेलरेशन निकालने जाता हूँ तो पूरे दोनों ब्लॉक को मिलाकर एक सिस्टम मैंने मान लिया, तो डाउनवर्ड फोर्स ये है और अप द इंक्लाइन फोर्स ये है। नेट फोर्स इधर है, तो मैं क्या लिखूँगा? एक्सेलरेशन नेट फोर्स m1g साइन थीटा प्लस m2g साइन थीटा माइनस म्यू m2g कॉस थीटा माइनस 2 म्यू m1g कॉस थीटा डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अब जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी हो 2 kg, 3 kg, 5 kg, वॉट एवर, थीटा इक्वल टू जो भी एंगल दिया हो, उसको रखकर आप सिंप्लीफाई करेंगे। अभी मैं आपको मेथड पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ। मेथड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हाउ टू राइट एन इक्वेशन। न्यूमेरिकल वैल्यू तो जैसी दी होगी वैसी पुट कर लोगे। तो कुल मिला के मैंने क्या समझाया कि वेट, दोनों के वेट के कंपोनेंट आएंगे अलॉन्ग द इंक्लाइन वाले, जो इसको चलाने की कोशिश करेंगे, और दोनों के नीचे का फ्रिक्शन इसको अपोज करने की कोशिश करेगा, और इस प्रकार से मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ। अब नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए मुझे इनके सेपरेट FBD बनाना पड़ेंगे। एक ही अननोन बच रहा है मेरा नॉर्मल रिएक्शन, तो एक ही किसी का FBD बनाकर हम काम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने दोनों के बना के लिखा इक्वेशन, तो मैं थोड़ा सा बोर्ड मिटाऊँगा इधर का। तो अपन पहले m1 का FBD बना रहे हैं। m1 पर लगने वाले फोर्सेस कितने हैं? काउंट करके बताओ। तो साहब एक तो वेट है, एक नॉर्मल रिएक्शन है, एक फ्रिक्शन है 3, और एक पीछे से और नॉर्मल रिएक्शन लग रही है। इसकी 2 कॉन्टैक्ट सरफेस है ना, एक तो इंक्लाइन के साथ और एक पीछे वाले ब्लॉक के साथ। तो 2 तो नॉर्मल रिएक्शन होंगी, एक फ्रिक्शन होगा और एक वेट होगा। तो m1 का FBD क्या बोलता कि m1g साइन थीटा, देखिए दोनों का FBD बना देता हूँ मैं। ये m1 है, तो इसका ये कंपोनेंट तो आ रहा है एक m1g साइन थीटा। एक इधर से लग रहा है फ्रिक्शन, कितना? वही F1। एक इधर लगेगा m1g कॉस थीटा, और एक लगेगी इधर नॉर्मल रिएक्शन N1, और पीछे से ये पुश कर रहा है तो ये नॉर्मल रिएक्शन N। ऊपर वाले ब्लॉक की क्या, ऊपर वाले ब्लॉक में मास m2 है, तो ये इधर हो जाएगा m2g साइन थीटा, इधर हो जाएगा m2g कॉस थीटा। एक नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइन प्लेन के साथ N2, और एक इस नॉर्मल रिएक्शन का एक्शन रिएक्शन वाला ऐसा, ये N। और फाइनली एक्सेलरेशन A से ये दोनों नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने लिखा m1g साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन F1, और नॉर्मल रिएक्शन N एडिशन में है, इज इक्वल टू m1 इंटू A। इसके लिए बताओ, नीचे आ रहा है, नीचे आने वाला फोर्स कौन? अच्छा, यहाँ पर एक F2 और लगेगा, तो नीचे की तरफ है m2g साइन थीटा माइनस F2 माइनस N इज इक्वल टू m2 इंटू A।
अब इन दोनों इक्वेशन से दो चीज़ें, नॉर्मल रिएक्शन n और एक्सेलरेशन a निकाला जा सकता है। इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो कैसा दिखेगा? नॉर्मल रिएक्शन से नॉर्मल रिएक्शन कट गया और क्या बचा? m1g साइन थीटा प्लस m2g साइन थीटा माइनस f1 माइनस f2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो आ गया एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन अगर आपका आ गया है तो किसी भी एक इक्वेशन में, इसमें किसी में भी एक में आप वैल्यू रख दो तो नॉर्मल रिएक्शन भी आ जाएगा। तो जैसे मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू इस इक्वेशन में रखी, इक्वेशन नंबर 1 में, तो मैं क्या लिखूँगा? इक्वेशन नंबर 1, n इज इक्वल टू m1a माइनस m1g साइन थीटा प्लस f1 कितना? f1 2 म्यू m1g cos थीटा। अब जो भी एक्सेलरेशन आएगा उसको आप वहाँ पर पुट कर देंगे तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों ना ली? न्यूमेरिकल वैल्यू लेके बढ़िया सा आंसर ला सकता था, पर बजाय कि उसको सेटिंग करता रहूँ, मैं आपको मेथड समझा रहा हूँ, FBD समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से नॉर्मल रिएक्शन इनके बीच में n इस प्रकार से एक्ट होगी। और क्या होगा? वेट के दो कंपोनेंट होंगे और एक इंक्लाइन प्लेन से भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगी और इंक्लाइन प्लेन से फ्रिक्शन भी लगेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो नॉर्मल रिएक्शन भी आ जाएगी, एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। फ़र्ज़ करो कि यहाँ म्यू कम होता, यहाँ म्यू ज़्यादा होता तो क्या होता? तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में वही करते हैं। तो देखिए, ये इंक्लाइन प्लेन, इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल थीटा, ये मास m1 और इसके नीचे अब की बार कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैंने म्यू ले लिया, तो इसका एक्सेलरेशन आप समझ सकते हैं कितना होगा। दूसरा ब्लॉक यहाँ पर है, इसका मास m2 और इसके नीचे रफनेस ज़्यादा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो ये स्लो आना चाहता है और ये फास्ट जाना चाहता है। तो ये साथ साथ जाएं, इसके लिए मैंने इनके बीच में एक अटूट बंधन बांध दिया, एक स्ट्रिंग, इनएक्सटेंसिबल टॉट स्ट्रिंग। तो क्या होगा? ये भागने की कोशिश करेगा, ये पीछे वाले को बोलेगा चलो ना, पीछे वाला बोलेगा रुको ना, तो इनके बीच में टेंशन आएगा और फिर ये कॉमन एक्सेलरेशन a से मान लो नीचे आ रहे हैं। अब FBD बनाओ, टेंशन निकालो, एक्सेलरेशन निकालो। तो फाइंड टेंशन T एंड एक्सेलरेशन A। सिंपल सीधी सी बात। तो FBD बनाएंगे तो बताओ, अभी बनाया था FBD अपन ने, इधर कितना लगेगा? m1g साइन थीटा। अच्छा, इधर कितना लगेगा? m1g cos थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा? n1 इज इक्वल टू m1g cos थीटा। तो फ्रिक्शन कितना आएगा? फ्रिक्शन F1 इज इक्वल टू म्यू m1g cos थीटा, म्यू n, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन n1 m1g cos थीटा है। फिर बात करते हैं इसकी। अच्छा, ये टेंशन इस पर पीछे लगेगा धागे से, है ना, ध्यान रखना। और इस पर आगे, इस पर फोर्सेस बताओ। एक तो ऐसा लगेगा वेट का कंपोनेंट m2g साइन थीटा, एक इधर लगेगा m2g cos थीटा, और उसके इक्वल अपोजिट क्या हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन n2 कितना होगा? m2g cos थीटा। और फ्रिक्शन इस पर भी पीछे लगेगा, कितना? F2 वैल्यू। तो अब की बार कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 2 म्यू है इंटू m2g cos थीटा। ये बन गया FBD। अब एक्सेलरेशन निकालना हो तो देखो, नेट ड्राइविंग फोर्स कितना है?
तो ये m1g साइन थीटा नीचे ला रहा है और m2g साइन थीटा नीचे ला रहा है। ये t तो एक पे ऊपर एक पे नीचे लग रहा है, इसको छोड़ो, पूरा कुछ सिस्टम माना अपन ने, ये इंटरनल फोर्स है। और ये फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स है, इंक्लाइन प्लेन से लग रहा है, जो कि रोकने की कोशिश कर रहा है। तो लाने वाला कौन, m1 प्लस m2g साइन थीटा, और रोकने वाला कौन, रोकने वाला फ्रिक्शन F1 माइनस फ्रिक्शन F2, जिसकी वैल्यू मैंने ऊपर लिख रखी है, डिवाइडेड बाय टोटल मास एक्सेलरेटेड m1 प्लस m2। ऐसे एक्सेलरेशन आ जाएगा पूरे सिस्टम का। फिर टेंशन निकालने के लिए किसी एक ब्लॉक का FBD आपको रिक्वायर्ड होगा। तो देखिए m1 के FBD के लिए अपन क्या इक्वेशन बनाएंगे, m1g साइन थीटा माइनस t माइनस F1 इज इक्वल टू m1 इंटू a, और इसके लिए m2g साइन थीटा प्लस t माइनस F2 इज इक्वल टू m2 इंटू a। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करोगे तो ये सिस्टम की इक्वेशन बनेगी। t से t कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ऐड करोगे तो आपको मिलेगा a। फिर किसी भी एक इक्वेशन में a की वैल्यू डाल देना, t आ जाएगा। जैसे सेकंड इक्वेशन में अपन ने डाली a की वैल्यू, तो t इज इक्वल टू लिख दो m2 इंटू a प्लस F2 मतलब 2 म्यू m2g cos थीटा माइनस m2g साइन थीटा। तो a की वैल्यू आप इसमें डाल दो, जो भी आएगी न्यूमेरिकल वैल्यू। देखो ऐसी वैल्यूज़ के साथ तो क्वेश्चन आएगा नहीं, पर थ्योरी में कंसेप्ट जब मुझे कन्वे करना है तो मैं आपको बिल्कुल m1 m2 लिखकर बता रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ आए। अब 2 kg 4 kg 0.2 0.4 ऐसी वैल्यूज़ अगर मैं ले लूँगा तो समझ ही नहीं आएगा अपन क्या चीज़ लिख रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ निकल गई, टेंशन और एक्सेलरेशन। ठीक, नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पर एक बिगर ब्लॉक है 10 kg का, इसके साथ यहाँ पर एक स्मॉलर ब्लॉक है 5 kg का। इन दोनों के बीच में म्यू आपको कुछ दिया है 1/2। अब इसको अगर हम फोर्स लगाते हैं F सफिशेंटली लार्ज इनफ, तो ये भागेगा, और ये भागेगा तो ये वाला जो ब्लॉक है स्मॉलर ब्लॉक, ये वर्टिकली डाउन स्लाइड नहीं होगा। जैसे कि हाथ में अपन एक कॉइन रख दें, और जैसे मैंने ये कॉइन रख दिया और इस हाथ को ज़ोर से ऐसे चलाएं तो वो कॉइन हाथ में ही बना रहता है, और अगर रोक दें हाथ को तो वो स्लाइड कर जाता है। तो रोकता कौन है नीचे गिरने से, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन कहाँ से आएगा, तो म्यू एन, नॉर्मल रिएक्शन चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन कैसे आएगी, तो ये इसको एक्सेलरेट कर रहा है ना, फोर्स लगा रहा है 10 kg ब्लॉक इस पर, तो इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन है। तो आपको फाइंड करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स F सो दैट 5 kg block does not slide down, does not slide down। तो मैं FBD बनाता हूँ। मैंने पहले 10 kg का FBD बनाया, और फिर 5 kg का भी FBD बनाया। अभी साथ में जा रहे हैं। एक्सेलरेशन मान लिया मैंने इनका A है हॉरिजॉन्टल, इस पर ये फोर्स F लग रहा था, यहाँ से एक ऐसी नॉर्मल रिएक्शन, इस पर ऐसी नॉर्मल रिएक्शन। ये नीचे नहीं गिर रहा अपने वेट के कारण, तो ज़रूर इस पर फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ, वही तो रोक रहा है, क्योंकि टेंडेंसी क्या है 5 kg ब्लॉक के नीचे जाने की। तो रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन इस पर ऊपर लगेगा, और उसका एक्शन का रिएक्शन यहाँ फ्रिक्शन नीचे लगेगा F। ग्राउंड से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी जो कि इसके वेट को बैलेंस कर लेगी, इसको मैंने R कह दिया, R फॉर रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। अब इक्वेशन बनाओ, तो
वर्टिकली तो ठीक है, r इज इक्वल टू 10g+f। हाँ, ये भी ध्यान रखना, इक्वेशन में बनाता हूँ, वर्टिकल वाली इक्वेशन अभी तक अपन छोड़ देते थे कि ग्राउंड रिएक्शन निकालना होगी तो सोचेंगे, पर अगर वर्टिकल वाली रिएक्शन में बनाऊँ, वर्टिकल वाली इक्वेशन बनाऊँ तो क्या बनाऊँगा पता है? अपवर्ड फोर्स कितना r और डाउनवर्ड कितना 10g+f। इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए हम इसको बनाते नहीं थे। तो फिर किसकी ज़रूरत पड़ती थी? हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए f माइनस n इज इक्वल टू 10a, और इसके लिए n इज इक्वल टू 5a, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू mx, और वर्टिकली नीचे नहीं आ रहा, मतलब f कितना है? 5g। अब f अपनों को पता पड़ गया तो नॉर्मल रिएक्शन भी पता पड़ गई, 15g हो जाएगी। अब इन तीन इक्वेशन को अपन सॉल्व करें तो इन दोनों को अपन ने अगर ऐड करा तो n से n कैंसिल हो जाएगा, और f इज इक्वल टू क्या आएगा? 15a। तो इसका एक्सेलरेशन a निकालने का काम हो गया। अब अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमको इस म्यू का अभी तक हमने यूज़ नहीं करा है, तो अब इस म्यू का अपन यूज़ करेंगे फ्रिक्शन में, कि भाई देखो फ्रिक्शन कितना चाहिए हमको। स्टैटिक फ्रिक्शन है ये, क्योंकि स्लाइडिंग नहीं हो रही 5 kg ब्लॉक की, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? तो Fs जो हमें चाहिए वो इसकी मैक्सिमम, मतलब लिमिटिंग स्टैटिक वैल्यू से कम ही होना चाहिए, जो अवेलेबल हो, जिससे कि ब्लॉक स्लाइड करने से रुके। मतलब 5g फ्रिक्शन अवेलेबल होना चाहिए, और मैक्सिमम कितना पॉसिबल है स्टैटिक फ्रिक्शन? म्यू n। तो म्यू हाफ दिया है, नॉर्मल रिएक्शन n दिया है, तो नॉर्मल रिएक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10g। अब नॉर्मल रिएक्शन अगर 10g से ज़्यादा होगी तो यहाँ से देखो एक्सेलरेशन कितना होगा। नॉर्मल रिएक्शन अगर 10g से ज़्यादा है तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या है? n/5। तो एक्सेलरेशन नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 10g, 11g, 12g, 13g, 14g ऐसी आएगी, मतलब ये ऐसा ग्रेटर देन इक्वल टू 10g/5, मतलब ये 20 हो जाएगा। एक्सेलरेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 20 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ऐसा आ रहा है। तो इसका मतलब फोर्स कितना होना चाहिए? फोर्स होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 15 × 20 न्यूटन, मतलब फोर्स होना चाहिए 300 न्यूटन या उससे अधिक। 300 न्यूटन लोगे तो वो लिमिटिंग स्टैटिक वाली कंडीशन होगी, फोर्स और बढ़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन और बढ़ेगी, फ्रिक्शन मैक्सिमम और ज़्यादा जनरेट हो सकेगा। तो हमारा काम तो 5g में चल जाएगा, क्योंकि अपने को तो इस वेट 5g को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन चाहिए। इसका वेट 5g इसको नीचे लाना चाहता है, छोटे वाले ब्लॉक को, उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन कितना चाहिए? हमको तो 5g चाहिए। तो नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा हो तो खुशी की बात है, कम से कम कितनी होना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन? उसके अकॉर्डिंग कम से कम कितना होना चाहिए फोर्स अप्लाइड? 300 न्यूटन। तो आंसर क्या होगा? F की मिनिमम वैल्यू जो हमको रिक्वायर्ड है वो है 300 न्यूटन। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लिया, ठीक है। अभी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मतलब रेंज ऑफ वैल्यू चाहिए, मिनिमम ये और मैक्सिमम ये, इसके बीच में होगी वैल्यू ऑफ वट एवर क्वान्टिटी यू आर आस्क्ड टू डिटरमाइन। उस टाइप के क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन देखिए कि ऐसा एक वर्टिकल वॉल है, यहाँ पर एक 10 kg का ब्लॉक है, म्यू मान लो हाफ दिया है बिटवीन ब्लॉक एंड दिस वर्टिकल सरफेस, और इस पर ऐसा हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री के एंगल पर एक फोर्स लगाया F। अब इस F की वैल्यू अगर कम होगी तो ये स्लाइड करके नीचे आ जाएगा, और इस F को बढ़ाते जाओगे तो एक समय आएगा कि ये ब्लॉक ऊपर चला जाएगा।
जैसे मान लो कि अपन ट्रेन की बोगी में ऊपर की बर्थ पे एक बैग रखना चाहते हैं, तो बैग लेकर आए, अपन लाए और अपन ने उसको ऊपर टिका दिया, ऊपर वाली बर्थ पे टिक तो गया वो एज पर। अब फोर्स बढ़ाओगे तो वो ऊपर चला जाएगा बर्थ पे, और कम करोगे तो नीचे आ जाएगा। उस तरह की सिचुएशन है कि फोर्स को बढ़ाओगे तो ऊपर चला जाएगा, और अगर कम करोगे तो नीचे आ जाएगा। तो आपको F की वो वैल्यू निकालना है जिससे कि ब्लॉक मोशन ना करे। आपको फाइंड करना है F so that block does not move। या रेंज ऑफ वैल्यू, रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ फोर्स F, ये निकालना है आपको कि भाई फोर्स मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम इतना होना चाहिए। तो जब इसके फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू की बात चलेगी, मैक्सिमम वैल्यू की बात, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि भैया इससे थोड़ा भी आपने फोर्स बढ़ाया तो ये ऊपर चला जाएगा। तो जब आप मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर लिमिट करोगे कि इससे ज़्यादा फोर्स नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ये है, क्योंकि अदरवाइज़ फिर ये ऊपर चला जाएगा। तो टेंडेंसी क्या है, टेंडेंसी टू स्लाइड अप है। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा डाउनवर्ड। तो FBD जब बनेगा ब्लॉक का, तो F के दो कंपोनेंट बना लो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा F cos 37, F cos 37 मतलब 0.8 F, और ये होगा F sin 37 मीन्स 0.6 F, 4/5 3/5। फिर इसका वेट नीचे एक्ट होगा कितना, 10G। अब इस फोर्स के कारण यहाँ वॉल से नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, और फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे, जैसे कि अभी अपनी बात हुई थी, स्टैटिक फ्रिक्शन नीचे लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है ये, क्यों, क्योंकि बस अब ये ऊपर जाने की तैयारी में है, थोड़ा सा भी फोर्स आपने F की वैल्यू बढ़ाई तो ये चल पड़ेगा ऊपर। तो स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू है, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है। बन गए सारे फोर्सेस। F के दो कंपोनेंट हो गए, एक नॉर्मल रिएक्शन हो गया, एक फ्रिक्शन हो गया, और वेट हो गया, ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियम में है, एट रेस्ट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी Fs मैक्स आएगा कितना, म्यू एन, म्यू कितना है, म्यू है 1/2, एन कितना है 0.8 F, हॉरिजॉन्टली नेट फोर्स 0 करने से n इक्वल टू 0.8 F। तो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना आया, 0.4 F। अब वर्टिकल मोशन के लिए देखो, नीचे कौन ला रहा है, 10G, और ऊपर 0.6 F ले जा रहा है, और दूसरा नीचे एक स्टैटिक फ्रिक्शन भी है। तो मैं क्या लिखूं, डाउनवर्ड फोर्स 10G और स्टैटिक फ्रिक्शन, और अपवर्ड 0.6 F। तो 0.6 F अपवर्ड और डाउनवर्ड 10G प्लस स्टैटिक मैक्सिमम। तो 0.6 F इज इक्वल टू 10G प्लस स्टैटिक मैक्सिमम 0.4 F। तो इसको इधर लेकर आए तो क्या बचा, ये 0.2 F इज इक्वल टू 10G। तो F कितना हुआ, 100/0.2, मतलब 1000/2। तो ये F की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 500 न्यूटन। ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स की। 500 से ज़्यादा करोगे तो क्या होगा, ये ऊपर चलता बनेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन पूरा कोशिश कर रहा है रोकने का, मैक्सिमम वैल्यू उसने अटेन कर ली है। अब मिनिमम की बात करो, तो मिनिमम के लिए इसकी टेंडेंसी टू स्लाइड डाउन होगी, कि फोर्स कम करोगे इससे तो फिर ये नीचे ही आ जाएगा। तो टेंडेंसी टू स्लाइड अप की बजाय क्या होगा, टेंडेंसी टू स्लाइड डाउन। और टेंडेंसी जब स्लाइड डाउन की है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा,
अप द इंक्लाइन, रोकने की कोशिश करेगा। तो मैं इस बोर्ड को क्लीन करके एफ मिनिमम की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। तो हमारी सिचुएशन क्या थी कि वर्टिकल वॉल 10 kg का ब्लॉक म्यू इज इक्वल टू हाफ, फोर्स अपन ने लगाया था ऐसा एट एन एंगल 37 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो उसका एक कंपोनेंट तो इधर आया था, एक कंपोनेंट इधर आया और एक कंपोनेंट इधर आया। इनकी वैल्यूज़ ये हो जाएगा 0.8F और ये हो जाएगा 0.6F। नॉर्मल रिएक्शन इधर से ऐसा लगेगा। अब F मिनिमम में निकालने जा रहा हूँ, तो टेंडेंसी टू स्लाइड डाउन है, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम जो भी लगना है स्टैटिक वो अपवर्ड लगेगा। तो इसका वेट इसको नीचे लेकर आ रहा है, F रोक नहीं पा रहा है, तो कौन रोकने की कोशिश करेगा? फ्रिक्शन। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? म्यू इंटू एन। तो नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल 0 के लिए अपन क्या इक्वेशन बना सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन 0.8F है। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना होगा? तो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा म्यू एन से 0.4F, ये भी ठीक है। फिर वर्टिकली हम क्या कह सकते हैं? 10G नीचे और ये दोनों ऊपर, मतलब 10G नीचे और F 0.6F प्लस स्टैटिक मैक्सिमम ये ऊपर। तो 10G मतलब 100 इज इक्वल टू 0.6F प्लस स्टैटिक मैक्सिमम कितना आया था? 0.4F। तो ये तो F ही हो गया, तो ये 100 न्यूटन आ गया। ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग माना अपन ने, नीचे बस आ ही रहा है, स्टैटिक अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर चुका है। अब अगर ये F कम पड़ा तो ये बढ़ नहीं सकता, ये नीचे आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हुआ कि F की जो वैल्यू है वो 100 न्यूटन से 500 न्यूटन के बीच में होगी। तो ये ब्लॉक ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, स्टेशनरी रहेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये सिचुएशन थोड़ी आसान लगेगी आपको। इसमें एक इंक्लाइन प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 53 डिग्री, एक ब्लॉक है 10 kg मास का, यहाँ से स्ट्रिंग पुली से होकर एक मास M हैंगिंग है। ठीक है, म्यू की वैल्यू कुछ ले लो हाफ बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइन प्लेन। अब आपको फाइंड करना है रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ M so that M मतलब मास ऑफ दिस ब्लॉक, so that system remains at rest, system remains at rest। तो देखिए M को अगर आप ज़्यादा कर दोगे तो ये नीचे की तरफ मोशन करेगा, तो ये इसकी टेंडेंसी होगी टू स्लाइड अप। तो हमें एक लिमिट रखना है मैक्सिमम वैल्यू पर M की, ऐसा नहीं कि बढ़ाते ही जाओ। तो मैक्सिमम वैल्यू जब आप निकालने जाओगे तो टेंडेंसी ऑफ 10 kg ब्लॉक इज टू स्लाइड अप द इंक्लाइन। तो इसलिए फ्रिक्शन जो लगेगा, मैक्सिमम लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, वो डाउन द इंक्लाइन लगेगा, डाउन द इंक्लाइन लगेगा। और वो स्टैटिक मैक्सिमम है, ये कैसे पता कि बस उससे ज़्यादा M आपने बढ़ाया तो ये चल पड़ेगा? मतलब फ्रिक्शन जो रोकने की कोशिश कर रहा है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर चुका है, इसके बाद वो भी फिर बढ़ना बंद हो जाएगा और ये मोशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस पर टेंशन T ऐसा लगा, ठीक है ना।
और ये डोरी यहाँ से ऐसे आ रही है और ये टेंशन T है और ये M का वेट mg, मैंने FBD बनाना शुरू कर दिया है। और ये 10 का कंपोनेंट mg का कंपोनेंट इधर आएगा 10g sin 53, मतलब 0.8880 हो जाएगा और इधर 60 आ जाएगा mg cos 53 और उसके बराबर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी। और फ्रिक्शन किधर लग रहा है, तो फ्रिक्शन लग रहा है नीचे, तो ये हो जाएगा Fs max। बताओ Fs max कितना होगा, तो Fs max होगा म्यू n। म्यू कितना है 1/2, n कितना है 60, तो ये कितना आया 30 न्यूटन। अब ये है 30 और ये है 80, कितना हो गया 110। 110 रोक रहा है और ये mg इधर इसको चलाने की कोशिश कर रहा है, तो mg कैसा हुआ, mg हुआ 110 के बराबर। तो मास कितना हुआ 11 kg। बोलिए साहब क्या डाउट है। टेन जी के दो कंपोनेंट करे, 10g sin 53, 10g cos 53, तो ये आया 0.8880, ये आया 60, इसका आधा कर दोगे म्यू हाफ है तो 30 फ्रिक्शन आ जाएगा। ये नॉर्मल रिएक्शन 60 आ रही है। अब रोकने वाला कौन है 80 + 30 110 और चलाने वाला कौन है mg, तो mg कितना है 110 के बराबर। जस्ट एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है मामला। तो इस प्रकार से ये मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाल ली। अब मिनिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो मिनिमम निकालने के लिए m को कम करते जा रहे हैं। बहुत ही कम हो गया ना अगर ये, तो ऐसा ना हो कि ये ऊपर चला जाए और ये भाई साहब नीचे आ जाए, तो टेंडेंसी इसकी तो स्लाइड डाउन हो जाएगी। 10 kg ब्लॉक की टेंडेंसी तो स्लाइड डाउन हो जाएगी। तो मैं इस बोर्ड को रब करके सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। तो जैसा कि कहा कि m को कम करते जाएंगे तो इसकी टेंडेंसी होगी ऊपर जाए, ये नीचे आए। तो ऐसा मोशन नहीं होना है, इसलिए ज़्यादा हम इसे रिड्यूस भी नहीं कर पाएंगे कैपिटल M को। मिनिमम वैल्यू फिक्स हो जाएगी। और टेंडेंसी क्या होगी इसमें, टेंडेंसी ऑफ 10 kg ब्लॉक टू स्लाइड डाउन, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा अप द इंक्लाइन, तो बना दो FBD। खाली फ्रिक्शन की डायरेक्शन ही तो चेंज हुई है पिछले क्वेश्चन में, पिछले पार्ट में और इस पार्ट में क्या फ़र्क है। सारे फोर्सेस वही हैं, सिर्फ फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हुई है। फ्रिक्शन अब ऊपर लगने लगा और चूंकि ये एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है तो ये Fs मैक्स है, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। और ये यहाँ से पुली पर से जाके इधर ये मास m का ब्लॉक, इसका वेट mg, ये 10 kg के ब्लॉक का कंपोनेंट इधर अपना आया था 10g sin 53, इधर आया था 10g cos 53, तो नॉर्मल रिएक्शन आया था 60। तो स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आया था म्यू n से 30, ठीक है ना। अब ये टेंशन T है मान लो, तो अब ये ऐसा चलने वाला है पर चल ना सका, अभी टेंडेंसी है, एक्सेलरेशन 0 ही है अभी, इसका इक्विलिब्रियम में है ये। तो अपन क्या कहेंगे कि इधर खींचने वाला कौन 80, रोकने वाला कौन, एक तो ये 30 और एक ये mg। तो मैं कहूँ कि 80 जो है वो 30 + mg के बराबर है, इसलिए m = 5 है। या दोनों के FBD बना के इक्वेशन लिख के बताऊं, इसका इक्विलिब्रियम है, मतलब 80 नीचे और टेंशन और स्टैटिक फ्रिक्शन ऊपर, 80 नीचे और टेंशन और
ये 30 न्यूटन ऊपर, ठीक है ना। और इसके केस में mg इक्वल टू टी है, तो t की वैल्यू कितनी है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा मैंने, तो t की वैल्यू यहाँ से कितना आया 50, और 50 क्या है mg, तो बताओ m कितना 5, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो मास m शुड बी बिटवीन 5 kg एंड 11 kg, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से रेंज ऑफ वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। एक बार फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है तो दूसरी बार फ्रिक्शन नीचे लग रहा है, मतलब बस सिर्फ फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपोजिट होना है, म्यू की जगह माइनस म्यू रख दो इक्वेशन में, काम हो जाता है। देखते हैं तो क्या कहा, म्यू की जगह माइनस म्यू रख दो तो काम हो जाता है, एक बार मिनिमम एक बार मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है। तो उसका फिर से एक बार ध्यान से देखो कैसे आ जाता है, क्या आ जाता है। ये एक वेज है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मान लो 37 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से, इस पर m मास का एक ब्लॉक रखा है, म्यू की वैल्यू कुछ दी है मान लो हाफ, और इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं हम। यहाँ कैसा ग्राउंड है इससे हमें मतलब नहीं, इसका एक्सेलरेशन a है, फोर्स लगा के इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ वैल्यूज़ ऑफ acceleration A so that block does not slide on the wedge। ये क्वेश्चन हो गया। तो सोचो कि अगर एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा कर दिया जाए तो इसकी टेंडेंसी होगी ऊपर जाने की, कौन ले जाएगा ऊपर। तो मैं एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालने जा रहा हूँ कि भाई इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन मत करना, नहीं तो ये ऊपर चला जाएगा। अरे ऊपर कौन ले जा रहा है, तो देखिए इस ब्लॉक का एफबीडी अपन ने वेज फ्रेम में बनाया, वेज में बैठकर देख रहे हैं। क्या देखा वेज में बैठकर कि ब्लॉक स्टेशनरी है, तो इस पर एक तो इधर लगेगा mg sin 37, एक इधर लगेगा mg cos 37। mg के दो कंपोनेंट, एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन और एक लगेगा सूडो। तो सूडो किधर लगेगा, ऐसा, ये है सूडो ma, ये एंगल 37 है तो ये एंगल भी 37 है, तो ये 90 - 37 है तो ये 37 है ना। एंगल बना लिए। अब देखो अप द इंक्लाइन कौन ले जाएगा, सूडो का कंपोनेंट कितना है वो ma cos 37। तो इतना ज़्यादा भी एक्सेलरेशन मत कर दो कि ये mg sin 37 को रूल आउट करते हुए इसको ऊपर ले जाए। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, टेंडेंसी टू मूव अप द इंक्लाइन, ऐसा होगा। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, डाउन द इंक्लाइन। तो मैं इक्वेशन क्या बनाऊंगा कि ये फ्रिक्शन जो है इस mg sin 37 के साथ मिलकर इस ब्लॉक को ऊपर जाने से रोक रहा है। ऊपर कौन ले जा रहा है, ma cos 37, और नीचे लग रहा है म्यू n बोले तो mg cos 37। नॉर्मल रिएक्शन कितनी आएगी, ये बात ध्यान रखना है, इसमें n लिख रहा हूँ मैं क्योंकि ये लंबा हो जाएगा फिर एक्सप्रेशन। नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, फ्रिक्शन कितना होगा मैक्सिमम, तो यहाँ पे मैं अलग से बता देता हूँ नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू। नॉर्मल के अलॉन्ग नेट फोर्स 0 और इंक्लाइन के अलॉन्ग भी नेट फोर्स 0, तो इस ऑब्जर्वर को ये रेस्ट पे दिख रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा
नॉर्मल रिएक्शन mg का कंपोनेंट mg cos 37 और ma का कंपोनेंट ma sin 37, इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन निकाली जाएगी। आ रही बात समझ में? तो यहाँ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन जब आप वैल्यू रखोगे ये, तो ये जाएगा 0.888 m और ये 6 से नहीं 0.6 ma, बड़ा गंदा सा आएगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू पे मत जाओ, अभी तो हम सिर्फ इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू जब दी जाएंगी तो उसके हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन आ गया। अब ma cos 37 ऊपर और नीचे दोनों मिलकर, मतलब μn प्लस mg sin 37, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि फ्रिक्शन स्टैटिक की भी आपने मैक्सिमम वैल्यू ले ली है μn। μn क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम, ठीक है ना। तो ये एट द वर्ज ऑफ गोइंग अप है। जैसे ही a बढ़ाओगे तो ma cos 37 और बढ़ेगा, तो ये ऊपर चल पड़ेगा। और मान लो कि मैं एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू निकाल रहा होता तो क्या करता? फॉर a मिनिमम, अब की बार ये ऊपर वाला फोर्स कम पड़ गया, mg sin 37 बढ़ गया, तो ये भी नीचे आना चाहता है। ये नीचे आना चाहता है तो FBD बनाया जाए। तो FBD क्या बोलता कि इस ब्लॉक पर इधर तो लग रहा है mg sin 37 और इधर लग रहा है ma cos 37, और ये नीचे जाने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। बाकी सब नॉर्मल के अलॉन्ग वैसे ही फोर्स होंगे, नॉर्मल रिएक्शन भी उतनी ही होगी। पर इक्वेशन क्या बनेगी? अब की बार बनेगी ma cos 37 प्लस fs max μn इज इक्वल टू mg sin 37। तो हुआ क्या इन दोनों इक्वेशन में? म्यू की जगह माइनस म्यू रख दो, तो एक बार एक्सेलरेशन मैक्सिमम आ रहा है तो एक बार एक्सेलरेशन ये मिनिमम आएगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको जनरली लेमडा से हम डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है भाई? तो इसमें एक FBD बनाकर मैं समझाता हूँ पहले, फिर डेफिनेशन लिखता हूँ कि ये ब्लॉक है, मास m का, इसका वेट डाउनवर्ड लग रहा है, तो कांटेक्ट फोर्स कितना है? तो एक तो नॉर्मल के अलॉन्ग नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ड्यू टू कांटेक्ट विद द ग्राउंड, और ये रफ है मान लीजिए, इस पर कोई फोर्स लगाया एक्सटर्नल, तो एक फ्रिक्शन भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या कहलाएगा? कांटेक्ट फोर्स। क्यों? क्योंकि ये नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक है ड्यू टू कांटेक्ट विद द ग्राउंड। ग्राउंड से एक तो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है F और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है N। ये दोनों का रिजल्टेंट है हमारा कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, ये अलोंग द ग्राउंड एंड परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। अब इस फोर्स को अपन बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जब ये लिमिटिंग स्टैटिक कंडीशन में आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है ये ब्लॉक। उस मोमेंट पर नॉर्मल रिएक्शन के साथ ये एंगल जो बनाएगा कांटेक्ट फोर्स, इसको अपन कहेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग स्टैटिक कंडीशन में। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? इन लिमिटिंग स्टैटिक कंडीशन, एंगल बिटवीन
नॉर्मल रिएक्शन एंड कॉन्टैक्ट फोर्स, दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये है लेमडा। ये लिमिटिंग स्टैटिक वर्ड बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि बहुत सारे, फ्रिक्शन तो क्या है, वेरिएबल है ना, जैसे जैसे एफ को वेरी करोगे वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन वेरी करेगा, तो फिर तो बहुत सारे एंगल आएंगे। मतलब ये एफ की वैल्यू कम 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 होती जाएगी, तो ये एंगल बढ़ता 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 जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन और कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच का ये मैक्सिमम एंगल है। ये क्या है? मैक्सिमम एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड कॉन्टैक्ट फोर्स, ये बात समझो। क्योंकि tan लेमडा क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन अपॉन इस ट्रायंगल में, ये स्टैटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होना चाहिए? तो सर आप बता रहे हो कि लिमिटिंग स्टैटिक कंडीशन है तो स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा। अच्छा तो बताओ स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होता है? ये μs इंटू एन होता है, जहाँ कि μs क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बताओ tan लेमडा कितना आया? तो tan लेमडा हमारे पास आया μs, तो लेमडा कितना आया? tan इनवर्स μs। इस तरह से एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हमने डिटरमाइन करी। कितनी आती है एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू? तो tan लेमडा इज इक्वल टू μs होता है, ऐसे याद रखते हैं। यही वैल्यू एक और नाम से भी जानी जाती है, वो है एंगल ऑफ रिपोज। वो क्या है देखिए, एंगल ऑफ रिपोज ये क्या होता है सर? एंगल ऑफ रिपोज मैंने अभी आपको फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में भी इसके बारे में जिक्र किया था और कहा था कि मैं आगे फिर से बताऊंगा। तो देखिए एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है कि एक रफ इंक्लाइन सरफेस है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μs μk ऐसा दिया है, और इसके ऊपर रखा है एक ब्लॉक। तो ये एंगल थीटा अगर आप बढ़ाते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये स्लाइड करना शुरू करेगा। नीचे कौन ला रहा है? mg साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा? mg का कंपोनेंट mg कॉस थीटा, और ये नॉर्मल रिएक्शन। और फ्रिक्शन जितना ये mg साइन थीटा है उतना ही फ्रिक्शन पीछे लगना चाहिए। और ये एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है, क्या बताया? एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है। तो यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर आ चुका है, तो उस केस में ये Fs मैक्स है, ठीक है। अब इस मोमेंट पर ये जो एंगल थीटा है ना, बस यही एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। ये क्या है? एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। तो इसको कैसे डिफाइन करूं मैं एंगल ऑफ रिपोज को? कि इन लिमिटिंग स्टैटिक कंडीशन, लिमिटिंग स्टैटिक कंडीशन it is angle made by inclined plane या rough inclined plane with horizontal so that a block placed on it is at the verge of sliding. ठीक है, अब कैसे निकालूं मैं? तो देखो थीटा निकालने का तरीका, ये स्टैटिक मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? स्टैटिक मैक्सिमम का वैल्यू कितना होगा? μs इंटू एन। एन कितना दिख रहा है यहाँ पर? mg cos थीटा। ये mg के दो कंपोनेंट बना रखे हैं अपन ने,
एक एम जी कॉस थीटा और एक एम जी साइन थीटा। तो ये हो जाएगा म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा, बिल्कुल सही बात। और इसके बराबर क्या है, एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस एम जी कॉस थीटा। तो बताओ थीटा कितना, तो टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, वही आ गया ना, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस। इसका मतलब कि लेमडा इज इक्वल टू थीटा है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज सेम वैल्यू होती है टेन इनवर्स म्यू एस। और अभी मैं ये कहूँ कि नॉर्मल रिएक्शन एम जी, मैं अलग बात कर रहा हूँ, देखना नॉर्मल रिएक्शन है एम जी कॉस थीटा और स्टैटिक मैक्सिमम है एम जी साइन थीटा। अरे नहीं नहीं, ये तो कुछ और लिखा था आपने। अरे भाई जो भी लिखा था ये एम जी साइन थीटा के बराबर ही तो है, क्योंकि ये अभी इक्विलिब्रियम में है, तो ना ये नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा, तो ये जो एम जी साइन थीटा है इसी के बराबर तो स्टैटिक मैक्सिमम है। हाँ, तो ये एफ एस है और ये नॉर्मल रिएक्शन है। और इनका रिजल्टेंट क्या कहलाता है, इनका रिजल्टेंट कहलाता है कांटेक्ट फोर्स। तो वो कांटेक्ट फोर्स ये है कितना, तो जिसका वैल्यू हो जाएगा एम जी, क्योंकि उसके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा आ रहा है। तो एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा का रिजल्टेंट एम जी आएगा, और ये एम जी का ये कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा, इसलिए ये एंगल थीटा होगा। जो ये थीटा है वो ये थीटा है। मतलब अब इसमें दो बातें हैं, एक तो ये कि जो एफ कांटेक्ट फोर्स है ना, वो इस एम जी के इक्वल अपोजिट है कि नहीं। हाँ, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं ब्लॉक पर, तो आप बोलोगे एक तो अर्थ लगा रही है एम जी, और एक इंक्लाइन प्लेन लगा रहा है, और एक इंक्लाइन प्लेन लगा रहा है कांटेक्ट फोर्स। मतलब एक नॉर्मल रिएक्शन होगी, एक फ्रिक्शन होगा, उनका रिजल्टेंट दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ये इंक्लाइन प्लेन ब्लॉक पर फोर्स लगा रहा है, और ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब कांटेक्ट फोर्स और एम जी इक्वल अपोजिट है। तो यहाँ पर वो आ गया। अब दूसरी बात कि भाई लिमिटिंग स्टैटिक कंडीशन में कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल बनाता है उसी को तो हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। लिमिटिंग स्टैटिक कंडीशन में कांटेक्ट फोर्स जो नॉर्मल रिएक्शन से एंगल बनाता है ये, उसी को तो हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये थीटा नहीं, ये थीटा लेमडा है, मतलब थीटा और लेमडा सेम है, इसलिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज वन एंड द सेम थिंग है, बस उसको डिफाइन करने का तरीका बदल दिया गया। ठीक, अब इस पर क्या क्वेश्चन बनता है कि वाई इज इट इजियर टू slide a block by pulling it instead pushing it at same angle with horizontal, या हाँ हॉरिजॉन्टल ही कर दो, हॉरिजॉन्टल। तो आपने देखा होगा क्रिकेट स्टेडियम में वो जो रोलर होता है उसको बजाय के पुश करके ले जाने के पुल करके ले जाते हैं। मतलब जैसे ये बॉक्स है, इसका मास m है और इसको हमें किसी एंगल पर फोर्स लगाना है, तो अगर हम पुलिंग करेंगे एट सम एंगल थीटा, रफ है ये, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो म्यू है, तो इसमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ कि हम इसको सेम एंगल पर पुश करें और
आगे स्लाइड करने की कोशिश करें। सेम एंगल पर। ठीक है, तो देखिए इसके एफबीडी में इसका वेट नीचे लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी और एक इधर फ्रिक्शन लगेगा। तो हम स्लाइड करना स्टार्ट करना चाहते हैं, जस्ट स्लाइड हो जाए ये, उसके लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड है इन दोनों केसेस में वो हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हमने लगा दिया एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है ये, इसमें भी हमने स्टैटिक मैक्सिमम लगा दिया फ्रिक्शन, ये एक mg है ही है और यहाँ नॉर्मल रिएक्शन भी है ही है। ठीक है ना, तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, बस वही मैटर है। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन, अब नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर एक इधर। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या लिखेंगे, नॉर्मल रिएक्शन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ऐसा हम पाते हैं। ये f का जो कंपोनेंट आएगा f साइन थीटा, ये इसके वेट को थोड़ा कम कर देगा, नीचे ग्राउंड पे जब जा रहा है ना वेट, उसको थोड़ा कम कर देगा तो ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगी। जबकि इस f का वर्टिकल कंपोनेंट नीचे दबाएगा इसको अगेंस्ट द ग्राउंड, ऐसे दो कंपोनेंट आएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगी। एक तो पहले mg ग्राउंड पे लग रहा, मतलब एक फोर्स mg के बराबर तो ग्राउंड पर ट्रांसफ़र हो ही रहा है, और एक एफ साइन थीटा भी ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन mg प्लस एफ साइन थीटा ऐसा हो जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन अगर ज़्यादा है तो नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा है तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। ये केस कौन सा है, पुशिंग वाला, और ये केस कौन सा है, पुलिंग वाला। अब चलाने वाला कौन, तो यहाँ देखो एफ कॉस थीटा, यहाँ देखो एफ कॉस थीटा, वो उसको चलाएगा और वो स्टैटिक मैक्सिमम के बराबर है। तो ये एफ कॉस थीटा जो है ये एफ एस मैक्स यानी म्यू एस इंटू एन, यहाँ से ऐसा आ रहा है, और यहाँ एफ कॉस थीटा स्टैटिक मैक्सिमम के बराबर म्यू एस इंटू एन, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ ज़्यादा है। तो जब आप इसको f के लिए सॉल्व करोगे तो ये म्यू एस एफ साइन थीटा इधर आएगा, f कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, म्यू एस एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। और इस केस में f की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये म्यू एस एफ साइन थीटा इधर आके ऐड होगा तो ये हो जाएगा म्यू एस एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। तो बताओ दोनों में कम कौन है, तो इसका डिनोमिनेटर है बड़ा, इसका डिनोमिनेटर है छोटा, इसलिए ये क्या है, कम, ये है लेस। तो लेस एफर्ट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ पुलिंग टू जस्ट स्लाइड द बॉक्स, क्योंकि यहाँ पर ये एफ का जो कंपोनेंट है वर्टिकल वाला एफ साइन थीटा, वो इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू को कम कर रहा है, वेट ट्रांसफर टू द ग्राउंड को कम कर रहा है। जबकि ये वेट के साथ साथ एफ साइन थीटा और प्रेशर लग रहा है नीचे की तरफ, तो नॉर्मल रिएक्शन और बढ़ रहा है, तो स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। तो फिर वही एफ कॉस थीटा ने अब इसको चलाना है, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम जो है वो बढ़ चुका है, तो पुशिंग के केस में आपको कैपिटल एफ रिक्वायर्ड भी ज़्यादा लगेगा। Therefore we say that pulling is easier than pushing to slide a box। अब उसमें भी देखो कि अगर आपसे बोलें कि at what angle theta we should pull so that force required is minimum, force required तो आपके पास आ चुका है, force required is a function of angle theta। तो at what angle we should pull and with what force in that case we will require to slide the box।
फोर्स की मिनिमम वैल्यू निकालना है, उसके लिए थीटा फाइंड करो। तो एफ की मिनिमम वैल्यू निकालना है तो वो कब होगा एफ मिनिमम? जब भी डिनोमिनेटर होगा मैक्सिमम। उससे तो ज़्यादा है, पर ऐसा थीटा चूज करिए कि ये डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो जाए, तो उस केस में एब्सोल्यूट मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा। तो बताओ उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो मैं कैलकुलेट करता हूँ इधर वाला पार्ट रब करके। पुशिंग तो मुझे चाहिए ही नहीं, पुलिंग वाला मुझे केस कंसिडर करना है। तो पुलिंग के केस में फोर्स की मिनिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इसको डिनोमिनेटर को cos थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा, इसका कुछ मैंने नाम रख दिया y। क्या है ये? cos थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमा आएगा एक। तो इसके लिए dy बाय डी थीटा 0 होना चाहिए, बिकॉज y इज़ ए फंक्शन ऑफ थीटा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। तो मुझे क्या मिला? टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। मतलब ये तो वही हो गया थीटा, कौन सा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन पर आप फोर्स लगाओगे तो अपने को मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा। पुलिंग का केस लेना है, और वो मिनिमम फोर्स कितना होगा? तो एफ मिनिमम कितना होगा? तो मैंने म्यू एस एम जी वैल्यू रख दी, म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस, तो कॉस थीटा कितना आएगा? तो देखो ट्रायंगल बना लो एक, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, टेन थीटा म्यू एस है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो कॉस थीटा कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर प्लस म्यू एस इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कितना होगा? म्यू एस अपॉन रूट ओवर 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। ये जो है ये एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा? 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर, और ये है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। तो कुल मिलाकर ये कितना आया? ये आया म्यू एस एम जी अपॉन रूट ओवर 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। भाई ये एलसीएम आ गया अंडर रूट वाले आइटम, अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। तो ऊपर क्या बचेगा? 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर, तो एक अंडर रूट वाला कैंसिल हो जाएगा। तो एफ मिनिमम कितना आया? तो एफ मिनिमम आया, अच्छा ये क्या है? म्यू एस अपॉन रूट ओवर दिस, ये साइन थीटा है, तो ये आ गया एम जी साइन थीटा। ये मिनिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स है। तो आपसे सीधा क्वेश्चन अगर पूछ ले वो म्यू देकर और मास देकर, तो आप क्या याद रखना कि एक तो पुलिंग का केस लेना है, दूसरी बात थीटा ये जो लोगे आप, ये लेमडा के बराबर, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर, और एफ मिनिमम जो आएगा उस कंडीशन में वो एम जी साइन लेमडा ऐसा आएगा। ये मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड क्या केस बन गया। ठीक है, बस आज के लेक्चर को अपन यहीं समाप्त करके नेक्स्ट टर्न पर ब्लॉक ओवर ब्लॉक वाली प्रॉब्लम्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच।